गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। इससे पहले के क्लास में जो है हम लोग केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे। तो जिसमें हम लोग देखे थे कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है जो कहता है कि कोई भी हीट इंजन के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि वो टोटल हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। सपोज कि ये हमारा कोई एक थर्मल रिजर्वायर है, जिसका कोई एक T1 टेम्परेचर पे ये कोई थर्मल रिजर्वायर है, और इससे हमारा एक हीट इंजन जो है वो हमारा कनेक्टेड है। ये हीट इंजन क्या कर रहा है कि यहाँ से रिजर्वायर से हीट अपना ड्रॉ कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हीट इंजन थर्मल रिजर्वायर से Q1 हीट ड्रॉ कर रहा है और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है वर्क में, W में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि ये इम्पॉसिबल होगा कि जो ये Q1 है ये बराबर हो जाए W के, यानी कि टोटल हीट जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए नेटवर्क में। यानी कि इसमें जो ये हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से यहाँ पर। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल है, यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अनुसार से Q2 मस्ट बी रिजेक्टेड, यानी Q2 जो है सो हमेशा जीरो से क्या होगा यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। यानी कि कभी भी Q1 जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ हीट जो है वो हमारा मस्ट बी रिजेक्टेड ही, है ना। इसीलिए इसको, इस स्टेटमेंट को एक हम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं कि यहाँ पर सम जो है हीट वो मस्ट बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। सिमिलरिटी है इन क्लॉसियस स्टेटमेंट में। जैसे एक प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे सपोज कि अगर कोई ये हमारा एक कंडक्टिंग हीट कंडक्टर रॉड है और इसकी टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर दूसरे इंड की टेम्परेचर T2 है, और T1 अगर ग्रेटर देन T2 है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जो हीट करेंट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर ही ये फ्लो करेगा, और ये स्पॉन्टेनियसली करेगा, भले ही इसमें हम कोई डिवाइस लगाएं या ना लगाएं। ये हीट अगर इसके बीच में कंडक्टिंग मीडियम आ गया, दोनों के बीच में T1 और T2 के बीच में, तो हीट करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या T2 जो कि लोअर टेम्परेचर बॉडी है और T1 जो एक हायर टेम्परेचर बॉडी है, तो क्या T2 से T1 की तरफ हीट करंट हमारा फ्लो हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट का? जैसे कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें हम कोई भी बिना ये एक्सटर्नल इफेक्ट का ये हीट करंट फ्लो करना इधर शुरू कर देगा, जैसे ही दोनों कंडक्टिंग मीडियम से कनेक्ट होगा वैसे ही। लेकिन लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट जो है वो अपने आप फ्लो नहीं करता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही बात कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस that operate in a cycle and produce no effect other than the transfer of heat from low temperature body to high temperature body. It means कि ये इम्पॉसिबल है, कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है जो डिवाइस, पहला चीज तो साइकिल में ऑपरेट हो। साइकिल हम लोग जानते हैं कि सेम प्रोसेस को एक नंबर ऑफ प्रोसेस को वो रिपीट करता है तो वो एक साइकिल बनती है ना। और लो टेम्परेचर से बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो भी करे विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब बिना किसी बाहरी इफेक्ट। बाहरी इफेक्ट कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम इसमें बिना कोई बाहर से एनर्जी सोर्स अप्लाई किए हुए हीट जो है वो लो
टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में फ्लो करे, ऐसा डिवाइस बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। मतलब हीट अपने आप जो है तो वो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में वो फ्लो नहीं कर सकता है ना। और वो करेगा तभी करेगा जब इसमें हम कोई ना कोई हम एक्सटर्नल इफेक्ट देंगे, है ना। यानी बाहर से हम कोई ना कोई एनर्जी की सप्लाई करेंगे इस डिवाइस को, तब जा करके ये परफॉर्म हो सकता है ना। तो यही हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है। तो जो हमने इससे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखे, है ना, इसके बाद हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट देखें। अब हम दोनों ही स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इक्विवेलेंस के रूप में देखते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ द टू स्टेटमेंट, मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमको कहीं ना कहीं और एक जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है वो होगा ही, मतलब 100% हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, सम हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही कहता है कि बिना हम इसके एक्सटर्नल इफेक्ट के हम हीट को लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हम फ्लो नहीं करवा सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायोलेट करते हैं तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वायोलेट हो जाएगा, या फिर हम ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायोलेट करते हैं तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वायोलेट हो जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंस है, कोई भी डिवाइस जो एक को वायोलेट करेगा तो वो दूसरे को भी वायोलेट करेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है ना। अब है कि जैसे क्लॉसियस स्टेटमेंट में टेम्परेचर हमारा लो टेम्परेचर बॉडी से हीट जो है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में फ्लो कर रहा है ना। तो इसके आधार पर हमारा दो डिवाइस होता है ना। एक होता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर हम लोग किसको कहते हैं, तो रेफ्रिजरेटर हम लोग कहते हैं कि ए डिवाइस दैट ऑपरेट इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल के ऊपर वर्क करने वाला एक ऐसा डिवाइस जिसमें अगर हम लोग वर्क की सप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क का हम लोग यहाँ एक्सटर्नल वर्क की सप्लाई करते हैं, तो ये जो डिवाइस है रेफ्रिजरेटर वो हमारा हीट को लोअर टेम्परेचर बॉडी, ये लोअर टेम्परेचर बॉडी है और ये एक हायर टेम्परेचर बॉडी है, हायर टेम्परेचर बॉडी। तो जब हम लोग इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क, बीच में हमारा रेफ्रिजरेटर है जो डिवाइस है, अगर जैसे ही इसको हम लोग कोई एक्सटर्नल वर्क की सप्लाई करते हैं या एनर्जी की सप्लाई करते हैं, तो ये डिवाइस क्या करता है, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को मतलब यहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है और हायर टेम्परेचर बॉडी में ये क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है ना। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसा क्लॉसियस ने बोला कि बिना हम एक्सटर्नल इफेक्ट के हम नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ रेफ्रिजरेटर में भी हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ वर्क का सप्लाई देना पड़ रहा है, तब जा करके ये क्या कर रहा है, लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट को निकाल के वो हायर टेम्परेचर बॉडी में वो रिजेक्ट कर रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा चीज होता है हीट पंप, हीट पंप। तो पहले हम लोग इसका एक जैसे डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी है जिसका टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, और इसके बीच में हमारा एक रेफ्रिजरेटर डिवाइस है, और फिर ये हमारा एक दूसरा लोअर टेम्परेचर बॉडी है, लो टेम्परेचर बॉडी, इसका टेम्परेचर हमारा T2 पे मेंटेन है। तो जब हम इस रेफ्रिजरेटर को कोई हम लोग यहाँ पर वर्क सप्लाई देते हैं, जैसे W यहाँ पर वर्क सप्लाई दिए, तो ये क्या किया कि यहाँ से लोअर टेम्परेचर बॉडी से ये हीट को, जैसे Q2 हीट को ये एब्जॉर्ब किया, और फिर यहाँ पर Q1 हीट को ये हाई टेम्परेचर बॉडी में रिजेक्ट किया, ठीक है।
तो ये डिवाइस हमारा कहलाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों सिमिलर है। इसको हीट पंप सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर किस एस्पेक्ट में? तो दोनों का जो जो कंस्ट्रक्शन बॉडी है वो सेम ही रहता है, बस हमारा एस्पेक्ट चेंज हो जाता है। इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जहां हमारा रेफ्रिजरेटर में जो हमारा एस्पेक्ट होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, वो हमारा आउटपुट होता है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है। वही हीट पंप की बात करें तो उसमें हमारा एस्पेक्ट होता है कि हायर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। यानी कि रेफ्रिजरेटर के लिए जो हमारा आउटपुट है, इसके लिए जो आउटपुट है वो हमारा Q2 हो गया। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस लो टेम्परेचर बॉडी जो रिजर्वायर है, इसमें से हम जितना ज्यादा से ज्यादा हीट को हम एब्जॉर्ब कर ले, यही हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा, है ना। लेकिन यही पर अगर आउटपुट अगर हमारा Q1 है, ये अगर हमारा आउटपुट के रूप में इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये एक हीट पंप हो गया, क्योंकि हीट पंप जो है का काम है कि हायर टेम्परेचर बॉडी को मेंटेन करना। तो इसके लिए Q1 की सप्लाई लगातार क्या होना चाहिए, एक मेंटेन रहना चाहिए, तो वो उसके लिए आउटपुट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर R से रेफ्रिजरेटर और HP कर देते हैं हीट पंप। एज ए कंस्ट्रक्शन दोनों सेम होती है, यानी कि एक एक इसको हम लोग एज ए हम लोग कहते हैं कि ये एक हमारा सिस्टम हो गया, और ये हमारा कोई एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है, और एक हमारा जो है सो कोल्ड बॉडी है, यानी कि लोअर टेम्परेचर बॉडी है। ठीक है। तो अब यहाँ से ये हीट को लिया, है ना, और इसमें अपना रिजेक्ट किया। ठीक है। क्यू आउट हुआ, यहाँ से क्यू इन हुआ, सिस्टम में आया हीट, और यहाँ से सिस्टम जो है तो ये आउट हुआ। और जब इस पर हम लोग को एक साइक्लिक वर्क, यानी W साइकिल हम बोलते हैं कि पूरे, क्योंकि ये सिस्टम जो है चाहे रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, हम लोग कहते हैं कि दिस इज ए साइक्लिक डिवाइस। ये क्या एक साइक्लिक डिवाइस है। तो पूरे साइकिल में जो भी इसमें नेटवर्क होगा वो हम सिस्टम में सप्लाई करेंगे, तो ये क्यू इन और क्यू आउट होगा, है ना। तो बस हमारा यहाँ पर क्या है, एस्पेक्ट चेंज है। तो इससे पहले हम लोग जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के साथ हम लोग हीट इंजन देखे थे, जहां पर हायर टेम्परेचर बॉडी से जो हाई टेम्परेचर बॉडी है उससे हमारा यहाँ पर हीट इंजन जो है हीट ड्रॉ करके, और यहाँ से हमको वर्क प्रोड्यूस करता था, साइक्लिक वर्क ये हमको प्रोड्यूस करता था, और सम हीट को ये लोअर टेम्परेचर बॉडी में ये रिजेक्ट करता था, है ना। इसका ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। दोनों ही हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट की फ्लो हो रही है। तो हीट इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो हमने एज ए इफिशियंसी के रूप में हमने इसको क्या किया था, यानी इफिशियंसी के रूप में हम मेजर किए थे कि कोई भी हीट इंजन का जो हमें आउटपुट मिल रहा है और जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो रेशियो उसका परफॉर्मेंस होता है, और वो परफॉर्मेंस उसका इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जो है हीट पंप और जो रेफ्रिजरेटर है, इसके भी हम लोग इफिशियंसी को मेजर करेंगे, क्योंकि एक कोई ना कोई तो पैरामीटर्स होना चाहिए जिससे हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके, है ना। तो हमारा यहाँ रेफ्रिजरेटर के लिए अलग ऑब्जेक्टिव है। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये Q2 है, यही हमारा आउटपुट है। और हीट पंप के लिए आउटपुट क्या है, तो इसके लिए हमारा आउटपुट Q1 है। तो दोनों के पर्पस जो है अलग अलग है, भले ही कंस्ट्रक्शन सेम है, पर्पस अलग अलग है। तो इन दोनों का जो इफिशियंसी है या परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग जो मापते हैं उसको हम लोग कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, शॉर्ट में इसको हम लोग COP बोलते हैं। ठीक है। तो COP सिंपल चीज है कि जिस तरह इफिशियंसी में हम आउटपुट बाय इनपुट निकालते हैं, उसी तरह हम इस रेफ्रिजरेटर और हीटपुट में भी हम लोग आउटपुट और इनपुट अलग अलग निकालेंगे। तो जैसे हम लोग अगर COP रेफ्रिजरेटर का हम लोग निकालते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के लिए इसमें जो आउटपुट बाय इनपुट जो
सिमिलर जो डिफिनीशन है वही होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब है लोअर टेम्परेचर बॉडी से, यानी कि ये Q2 हमारे लिए आउटपुट है। और इनपुट क्या है, तो जो भी हम इसको साइक्लिक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी W साइकिल जो हम साइक्लिक वर्क दे रहे हैं, यही रेशियो हमारा रेफ्रिजरेटर का COP हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग बात करें एनर्जी कंजर्वेशन का, तो हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम, अगर ये रेफ्रिजरेटर या हीट पंप ये हमारा एक सिस्टम है, तो इसमें जो इनपुट है वो W हमारा इन कर रहा है और Q2 हमारा इन कर रहा है और Q1 आउट कर रहा है। तो इसको एनर्जी बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W प्लस Q2 बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग साइक्लिक वर्क कर देते हैं W, और ये बराबर हो जाएगा हमारा Q1 का, यानी कि W साइकिल जो हो जाएगा यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो इस तरह से हम यहाँ पर COP जो है रेफ्रिजरेटर का वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q2, क्योंकि ये Q2 है बाय W साइकिल, से W साइकिल का मान हम लोग यहाँ से निकाले हैं, हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ये हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया। कोई भी एक जो हमारा प्रैक्टिकल जो रेफ्रिजरेटर होगा उसका COP हमारा Q2 बाय Q1 माइनस Q2। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, Q2 है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी, और Q1 है हीट रिजेक्टेड इन हायर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग हीट पंप की बात करते हैं। हीट पंप में COP, तो इसके लिए अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा चेंज हो गया। अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, जो हमारा आउटपुट है वो Q1 है ना, और जो इनपुट है वो हमारा साइक्लिक वर्क है। तो यहाँ पर हीट पंप का COP हो जाएगा Q1 और बाय W साइकिल, और जैसा कि हमने अभी निकाला Q1 बाय W साइकिल का मान Q1 माइनस Q2 है, तो ये COP किसका हो गया, हीट पंप का हो गया। इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम से COP जो हीट पंप का है, यहाँ पर जैसे COP ऑफ हीट पंप जो है ये हमारा जैसे Q1 बाय W साइकिल है, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 को हम लोग लिख सकते हैं W साइकिल अब प्लस Q2 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर हमने निकाला है कि W साइकिल प्लस Q2 बराबर Q1 होता है ना। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू हम पुट करके और यहाँ पर W साइकिल हम लोग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस Q2 बाय W साइकिल, है ना। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग Q2 बाय W साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, COP ऑफ क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। यानी यहाँ पर हमको रिलेशन आ गया, हीट पंप का जो COP होता है वो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है ना। अगर हम इफिशियंसी से कंपैरिजन करें, जैसे हम लोग हीट इंजन का इफिशियंसी निकाले थे, तो वो हमको आया था 1 माइनस Q2 बाय Q1, है ना। यानी कि ये हमारा हो गया क्या, Q1 माइनस Q2 बाय Q1 बराबर हो जाएगा W साइकिल, Q1 माइनस Q2 हमारा W साइकिल है बाय Q1 हो गया। इसको हम लोग ऐसे निकालें तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन हो जाएगा, अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें 1 बाय Q1 बाय W साइकिल, तो Q1 बाय W साइकिल जो होता है ये हमारा COP ऑफ हीट पंप होता है। तो यानी कि इफिशियंसी जो हो जाएगा हीट इंजन का वो हो जाएगा 1 बाय COP ऑफ हीट पंप, है ना। ये बराबर हो जाएगा 1 बाय COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, यानी यहाँ पर हमने हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच का रिलेशन निकाला है। तो इस तरह से हम लोग इफिशियंसी और जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग याद भी रखेंगे कि देखो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है, यहाँ रेफ्रिजरेटर का सीओपी कुछ भी हो, सीओपी जो होगा वो हमारा हीट पंप का, वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। हमेशा ये सीओपी जो है हीट पंप का क्या होगा, 1 से ज्यादा ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में देखें, और क्लॉसियस स्टेटमेंट के आधार पर जो हमारा डिवाइस है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उसको हमने डिफाइन किया और उसका हम परफॉर्मेंस निकाले। तो आई थिंक ये आ गया होगा समझ में। कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।